नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर, जहां हम हर दिन ज्ञान की नई बातें सीखते हैं। सबसे पहले आप सभी का नए साल की ढेर शुभकामनाएं आप सभी को। इस नए साल के साथ आज का हमारा विषय कुछ खास विषय है जो हमारी रेलवे परीक्षा की तैयारियों को और मजबूत बनाएगा। तो आइए मिलकर इस नए साल को हम सफलता और विजय का वर्ष बनाएं और शुरू करते हैं आज की यात्रा को। हमें क्या करना है कि जो हमारा ये 2025 वर्ष है ना रेलवे की परीक्षा में, इसको हमें जीत का वर्ष बनाना है। ओके दोस्तों, तो इसके लिए मैंने आपको एक थॉट दिया है। मैंने यहाँ पे क्या अभी मेहनत कर लो ताकि कल गर्व से मुस्कुरा सको। ओके, इसी के साथ तो मैं आपके लिए ना आज एक पोएम लेकर आया हूँ, एक कविता लेकर आया हूँ। उसको भी मैं आपको यहाँ बताऊँगा, मैंने आपके लिए लिखी है। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता रहा हूँ। क्या रेलवे परीक्षा में सफलता के लिए ना हमारे पास में अनुशासित और संगठित तैयारी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। मतलब आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी अनुशासित और संगठित तैयारी होती है। क्या आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, पूरे साल पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना वो अपने परीक्षाओं में सफल नहीं हो पाते। उनको वो सफलता हासिल नहीं हो पाती जिसके वो हकदार होते हैं, जितनी वो मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कुछ बच्चे सिर्फ और सिर्फ कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले अपनी तैयारी शुरू करते हैं और वो सफलता को हासिल कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है बेटा, वही चीज़ आपकी क्या होती है, वही वहीं पर अनुशासन और संगठित तैयारी होती है। क्यों कि जो बच्चे मेरे पूरे साल तैयारी कर रहे होते हैं ना, वो अपने आप को एक पैटर्न में, एक कायदे के तरीके से, एक सही तरीके से, उसको संगठित तरीके अनुशासित तरीके से उसकी तैयारी नहीं कर रहे होते। जबकि वही अनुशासित और संगठित तैयारी वो बच्चा कर लेता है जो सिर्फ कुछ महीने पहले अपनी तैयारी शुरू करता है। तो हमें क्या करना है बेटा, इसके लिए ना आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बच्चे पूरी साल तैयारी करते हैं वो सही नहीं है, वो सबसे ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। किसी भी काम को हमें पहले से तैयार करना होता है तभी वो अच्छा होता है, एकदम से कोई काम नहीं होता है ना। लेकिन वो भी बच्चे हमारे अच्छे जो कम समय के अंदर अपने आपको प्रिपेयर करके और एग्ज़ाम निकल लेते हैं, उनसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो हमें करना क्या है, देखो मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ पे हमें क्या करना है। सबसे पहले बेटा ना हमें अपना टाइम टेबल तैयार करना है कि हमें क्या काम किस तरीके से करना है और कितने बजे हमें क्या काम करना है, कितने बजे मुझे सुबह सो के उठना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या पढ़ाई करनी है। मतलब इस तरीके से मुझे अपना पूरा टाइम टेबल बनाना है। और बेटा उस टाइम टेबल को एक अनुशासित तरीके से मुझे फॉलो भी करना है, क्योंकि टाइम टेबल तो हर कोई बना लेता है लेकिन उस पर चलना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि बेटा हम ना भारतवर्ष देश में रहते हैं, किसमें रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। और जो हमारा भारत देश है ना बेटा, हर रोज फेस्टिवल होते हैं, हर रोज त्यौहार होते हैं, हर रोज फेस्टिवल होते हैं। कभी ये त्यौहार है, कभी ये है, कभी वो है, कभी ये, किसी दिन छोटा त्यौहार, किसी दिन बड़ा त्यौहार, मतलब कुछ न कुछ रोज होता ही रहता है। और ना भी कुछ हो तो आज जो है पड़ोस वाले भाई की शादी है, और आज जो है हमारा ये चीज़ हो गई, आज हमारा ये आ गया, अब ये हो गया, मतलब कुछ ना कुछ होता रहता है हमारे। तो सारे त्यौहार छोड़ो, कभी हमारे आईपीएल स्टार्ट हो जाएंगे, कभी हमारे जो है मैच स्टार्ट हो जाएंगे, कभी कहीं पर कोई नेता की कोई चीज़ स्टार्ट हो जाएगी। बेटा नेता या ये कोई भी चीज़, जो भी चीज़ है, ये तो चलती ही रहेंगी हमेशा। हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। हमें ना ही टीवी पे ध्यान देना है, ना हमें किसी चीज़ पे ध्यान देना है, ना हमें किसी मूवी पे ध्यान देना है, ना हमें फेस्टिवल पे ध्यान देना है, ना घर में कौन जा रहा है कौन जा रहा है, हमें किसी पे ध्यान नहीं देना है। समझ रहे हो? अगर हमें क्या करना है, अगर हमें अपने इस वर्ष को सफलता का वर्ष में बनाना है, इस साल अगर हमें सरकारी नौकरी चाहिए, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको वो काम करना है। किसी से भी आपको कोई वास्ता नहीं रखना है। घर में कौन क्या बोल रहा है, क्या शोर हो रहा है बाहर, सब कुछ भूल जाओ। मतलब जो आपका एम होना है, जो आपका लक्ष्य, जो आपका एम है, वो हमारा RRB NTPC क्लियर करना है इस साल हर हाल में, बस बात खत्म। क्यों?
क्योंकि अगर मैंने अभी आपको पिछला थॉट दिया था, क्या दिया था पिछला थॉट मैंने आपको, कि अगर अभी मेहनत कर लो तो कल को गर्व से मुस्कुराओगे। तो बस इसी के साथ मुझे करना है कि आज मुझे ना मेहनत करनी है, ताकि कल मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकूँ। समझे? ये तो हो गया बेटा अनुशासित। असंगठित मतलब है कि बच्चे हमें ना हर चीज पर ध्यान देना है। हमें पता है कि हमारे रेलवे पीसी में ना हमारी मैथ आनी है, हमारी रीजनिंग आनी है, हमारी जीके आनी है। हमें इन सब पर ध्यान देना है, किसी भी चीज को हमें छोड़ना नहीं है, हमें सबको साथ में लेके तैयारी करनी है। ये नहीं कि भाई मुझे मैथ तो आती है, मैं मैथ पे अब कम ध्यान दूंगा, मैं जीके जीके पढ़ूँ क्योंकि जीके ना बहुत डिफिकल्ट है। नहीं बेटा, जो चीज़ मुझे आती है मुझे वो भी करनी है, जो मुझे नहीं आता है मुझे वो भी करना है। यानी कि मुझे सब कुछ करते हुए चलना है, मुझे कुछ नहीं छोड़ना है। समझे? तो देखो इसके लिए ना मैंने भी आपको बताया था, मैंने एक पोएम लिखी है आप लोगों के लिए। क्या? जब तक ना हो मंजिल हासिल, मेहनत से न भागो तुम, और दर्द को सहकर भी आगे कदम बढ़ाओ तुम। अवसर छुपे हैं कठिनाइयों में, बस उन्हें पहचानो तुम। हर हार में से कुछ सीख लो, जीवन का नया आयाम हो तुम। जिसमें जिनमें हो जज्बा कुछ करने का, वो रुकते नहीं कभी। संघर्ष के इस राह पर हर मुश्किल बनती साथी। जागो उठो और बढ़ते चलो, सपनों को हकीकत बनाओ तुम। जब तक न सफल हो चैन नींद को त्यागो तुम। ओके बच्चों, तो दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में ना मैंने अभी यहाँ पे बताया है क्या, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या कि जो हर मुश्किल बनती साथी। तो बेटा हमारे पास में ना जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे पास में ना हजार तरह की मुश्किलें आती हैं। बस हमें उन मुश्किलों को पार करना है। हम सोचते हैं यार उसके पास तो इतनी सब चीज़ें हैं, मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये नहीं है। बेटा उसको भी पता है, जिसको हम बोल रहे हैं ना उसके पास सब चीज़ें, उसको भी पता लग रहा है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, उसके पास ये चीज़ है। तो हम सबके पास में मुश्किलें हैं, हम सबके पास में है। बस हमने अपने वो करना है, अपनी मुश्किलों को हमें पार पाना है और अपनी चीज़ों पे ध्यान लगाना, मेहनत करनी है। अगर हमने कर लिया तो गारंटेड ये वर्ष हमारा क्या होगा, सरकारी नौकरी का। तो चलिए देखते हैं हमारे पास में क्या क्या चैलेंजेस है, क्या क्या हमें करना है उनके लिए। बेटा सबसे पहला हमारा क्या है, वेस्ट सिलेबस कवरेज, यानी कि विस्तृत पाठ्यक्रम कवर करना। यानी कि आपके पास में ना ऑल सिलेबस, अपना पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। अब आप बोलोगे कि भैया अभी आपने पिछली वाली वीडियो में आरआरबी की वीडियो में बताया था कि इसके जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें तो कंप्लीट सिलेबस ऐसा कुछ दिया ही नहीं, उसमें तो उसने ईटीसी लगाया हुआ है। बेटा ईटीसी के साथ भी तो उसने कुछ दिया है ना, मतलब उन्होंने जो भी चीज़ें आपको दी हैं, जो भी कुछ इसमें आ सकता है, मुझे कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को कंप्लीट करते हुए चलना है, कुछ चीज़ नहीं छोड़नी है। चाहे वो मुझे आती हो या मुझे नहीं आती हो, मुझे आती है तो मुझे उसकी दोबारा प्रैक्टिस करनी है, नहीं आती तो मुझे चीज़ वो सीखनी है। मुझे कुछ नहीं छोड़ना है। अभी भी मेरे पास में ना लगभग 3 महीने का समय है, तो मुझे करना ही करना है इसमें। सबसे नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास में टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय प्रबंधन। इसमें मैंने अभी आपको बता रहा था ना आपका टाइम टेबल बेटा, तो यहाँ आपको ना अपने हर चीज़ के लिए, मैथ में मुझे इतना टाइम देना है, रीजनिंग में मुझे इतना देना है, जीके में मुझे इतना देना है, और अपने मॉक टेस्ट के लिए इतना टाइम देना है। सब चीज़ों पे मुझे मतलब अपना एक डेली का पैटर्न बनाना है कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, रात को मुझे इतने बजे सोना है, फिर उसके बाद मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, उसके बाद मुझे इस चीज़ की तैयारी करनी है, फिर मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। मतलब आपको पॉइंट वाइज हर एक चीज़ अपनी कंप्लीट करते हुए चलनी है। कुछ भी हो जाए आपको वो टाइम टेबल अपना नहीं छोड़ना है। क्यों? बाकी सब चीज़ें बेटा बाद में ही मुझे मिल जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर ये मौका निकल गया तो ये मौके बार बार नहीं मिलते। बार बार बोलो दोबारा मिलते ही नहीं हैं।
तो हमें जो भी कुछ करना है अभी हमें ख़त्म करना है, हमें आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ना कि भाई कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो अगली बार फिर फॉर्म भर देंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। जो कुछ करना है इसी बार ख़त्म करना है हमें, 101%। हमें इस बार जॉब चाहिए, हमें तो जो है 25 का जो है ना, हमें क्या करना है, रेलवे की जॉब वाला वो बनाना है हमें। उसके बाद है बेटा बिल्डिंग कैपे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, मतलब मूलभूत समझ बनाना। आप जो भी कुछ अपना आप पढ़ रहे हो, जो भी कुछ आप देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, चाहे बुक से पढ़ रहे हो, कैसे भी आप पढ़ रहे हो, कहीं ट्यूशन से पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप पढ़ रहे हो बेटा, उसके साथ साथ अपने उस कॉन्सेप्ट की, उसकी क्या क्या चीज़, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना है कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, अगर ये ऐसे है तो क्यों है। मतलब जहाँ आपने ना क्यों का आंसर ढूंढ लिया है ना, वाई क्यों आंसर आपने ढूंढ लिया कि ये क्यों है, बस उससे ना आपकी चीज़ वो क्लियर हो जाएगी। तो हमें उसके पॉइंट को समझना है, वहाँ हमें ये नहीं देखना है कि इन्होंने ये ट्रिक बता दी है। सर ने, मैं ऑनलाइन वहाँ देख रहा था, उन सर ने मुझे ये वाली ट्रिक बता दी कि अगर मेरे पास में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मैं ना उसको ये वाली ट्रिक लगा के खत्म। नहीं बेटा, ये ऐसे क्यों आ गई, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो ना तो बेटा मुझे पता है, ना आपको पता है, ना उन सर को पता है जिनसे आपने वो ट्रिक जानी है। हम सबका अपने अपना एक गैस होता है, एक आइडिया होता है कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके तरीके से हम बच्चों को समझा देते हैं। लेकिन बच्चे जो, हाँ आप लोग हो, जो हम लोग हैं, मतलब हमारे पास मेन क्लियरिटी होती है कि ये चीज़ हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों आ रहे हैं। तो जहाँ आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई ना, वहाँ आप समझो कि भाई आपको चीज़ें आनी स्टार्ट हो गई। सेकेंड चीज़ है बेटा हमारे पास में क्या, प्रिपरेशन फॉर अनप्रिडिक्टेबल चैलेंज एंड थॉट सब्जेक्ट, यानी कि अप्रत्याशित चुनौतीपूर्ण और कठिन प्रश्नों की भी मुझे तैयारी करनी है। मुझे ये समझ कर नहीं छोड़ देना है कि ये तो यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने ना लास्ट ईयर के क्वेश्चन देख लिए, उनमें ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये जो करा रहा है ये बेवकूफ़ है, ऐसे क्वेश्चन तो आते ही नहीं है। नहीं बच्चे, दोस्तों हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि किसी को नहीं पता कि किस तरीके के सवाल या किस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम में आने वाले हैं। हमें हर तरीके के क्वेश्चंस को अपने आप को प्रिपेयर करना है, समझ रहे हो। तो चाहे वो इजी है, चाहे वो डिफ़िकल्ट है, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन है, हमें वो सब करते हुए चलना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में मैंने आपके लिए लिखा है यहाँ पे मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस। बेटा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना। अब पता है कुछ बच्चे क्या कहते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं, मैंने देखा है एग्ज़ाम टाइम में बच्चे बोलते हैं कि मैंने ना इतने मॉक टेस्ट क्लियर कर दिए, मैंने इतना वो कर दिया, इतना वो कर दिया, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट आता है उनका ज़ीरो। क्यों? बेटा जब वो मॉक टेस्ट क्लियर करते हैं ना, या वो जो वो सिर्फ अपने उसी चीज़ पर रहते हैं, जो चीज़ वहाँ दे रखी है वो चीज़ को समझते नहीं है कि ये चीज़ ऐसी क्यों हो रही है, उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं वो उसको। सेकेंड चीज़, सुबह बैठ के, सुबह 7 बजे उठ के मैं बैठ गया पेपर लेकर कि भाई मुझे ना ये पेपर की तैयारी सॉल्व करना है पेपर, और ना मैंने उसको 11 बजे तक सॉल्व कर दिया, तो बेटा उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं सुबह 7 बजे एक पेपर लेके बैठा, 11 बजे तक मैंने उसको सॉल्व कराया उस एक पेपर को बेटा, तो उस पेपर का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी जो टाइम लिमिट थी ना, वो मैंने ख़त्म कर दी। तो इसलिए जो भी आप टेस्ट करते हो, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, जो भी आप क्वेश्चन करते हो, हर चीज़ को ना एक टाइम लिमिट के अंदर करने की कोशिश करो। जब तक आप एक टाइम में लिमिट नहीं बनाओगे, एक टाइम मैनेजमेंट नहीं बनाओगे किसी चीज़ का, तब तक वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ये 3 घंटे का पेपर नहीं होता है हमारा कि भाई मैंने आराम से कर दिया 3 घंटे में। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है।
आजकल आप देखते हो कि कट ऑफ कितनी हाई आ जाती है बच्चों की, इतनी ज़्यादा हाई हाई कट ऑफ आ जाती है कि मतलब जो बच्चा बेचारा मेहनत कर रहा है वो तब भी रह जाता है वो। तो क्यों रह जा रहा है बेटा, उसकी कट ऑफ क्यों वहाँ चली जा रही है? क्योंकि वो बच्चा क्या कर रहा है, टाइम को मैनेज कर रहा है। वो अपने क्वेश्चंस को टाइम के साथ में कर रहा है। जितनी चीज़ें आपको आती थी उतनी चीज़ उसको भी आती थी, लेकिन फिर भी उसने ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए। क्यों? क्योंकि वो टाइम के अंदर उन चीज़ों को सॉल्व कर रहा है। जबकि हम कह रहे थे अरे यार टाइम खत्म हो गया, इतने क्वेश्चन तो मुझे अभी और आते थे मुझे। तो इसलिए मुझे टाइम के ध्यान रखना मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, टाइम मैनेजमेंट वाला। तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आए बच्चों, है ना। और लास्ट चीज़ है आपकी बेटा क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों की गुणवत्ता। आप कहाँ से चीज़ पढ़ रहे हो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो कहाँ से पढ़ रहे हो, वो कितनी आपके लिए ना यूज़फुल है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। कभी भी बेटा हमेशा हर वो चीज़ अच्छी नहीं होती जिसके पीछे भीड़ जाती है। मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर भीड़ में चलना ही हमारी सक्सेस होती तो फिर लोग भीड़ में खोते नहीं। अगर आप भीड़ में चलोगे तो खो जाओगे। ये मत देखो कि भाई ये जो हमारा टीचर है ना, इस पे सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, इसके वीडियोस पे सबसे ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, इनके चैनल पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो ये सबसे अच्छा होगा। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। आपके पास खुद अपनी समझ है। आप देखो कि आपके लिए क्या चीज़ सही है। क्यों? क्योंकि बेटा हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर किसी को एक जैसी चीज़ें नहीं आती। किसी को कोई चीज़ आती है, किसी को कोई चीज़ नहीं आती है। तो ज़रूरी नहीं है जिन लोगों ने ना उस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने उस वीडियो को लाइक किया हुआ है, वो भी आपके जैसे ही हैं। इसलिए उस चीज़ को समझो कि आखिर आपके लिए कौन सी चीज़ सही है। अपनी उस चीज़ को देखो, चाहे बेटा आप बुक से पढ़ रहे हो, चाहे ट्यूशन से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, मतलब देखो कि वो जो चीज़ आप गेन कर रहे हो ना, वो कितनी आपके लिए यूज़फुल है। तो आपके पास में अपनी कुछ समझ है कि जो चीज़ आपके लिए यूज़फुल है आपको वो चीज़ लेनी है। ठीक, इतना समझ में आया बेटा? तो इसके लिए ना मैं आपके लिए बता रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए सिलेक्शन के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे शॉर्टकट से हमारे लिए यूज़फुल नहीं होते, बल्कि आपकी लॉजिकल थिंकिंग, कैलकुलेशन टेक्निक और मिक्स्ड प्रैक्टिस भी आपको आनी बहुत ज़रूरी है। जो क्या वहाँ पे मिलती है आपको, हमारे बैच में आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं। आपको सिर्फ शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक्स आने से बात नहीं बनती है बेटा। अगर मान लो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से बात बन जाती ना, तो पता नहीं हर कोई शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर लेता। लेकिन ट्रिक्स भी अप्लाई करने के लिए आपको थिंकिंग चाहिए ना, कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कैसे क्यों लगानी है मुझे, कोई चीज़ कौन सी शॉर्टकट मुझे यहाँ पे किस तरीके से लगानी है, कैसे यूज़ करनी है। उसकी कैलकुलेशन टेक्निक भी चाहिए ना आपको, उसकी प्रैक्टिस भी तो चाहिए ना। आपको टाइम के अंदर ख़त्म करनी है ना सब चीज़ें अपनी। तो ये सब चीज़ें आपके आनी ज़रूरी है, जो आपको हमारे बैच में मिलते हैं बच्चे, है ना। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा डेली बैच का टाइम है आपके आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए, वो मॉर्निंग में ना सुबह मैथ की क्लासेस हैं, फिर उसके बाद में शाम को 7 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लासेस हैं, और उसके बाद शाम को 7 बजे आपकी रीजनिंग की क्लासेस हैं, जो आपकी डेली मंडे टू फ्राइडे आपकी चल रही हैं। समझ रहे हो? तो आपको ये सब चीज़ें करनी है। अगर आप ना मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मैं चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आ रहा हूँ, ये सब चीज़ें आपको देखोगे ना, तो बेटा आप खुद विश्वास करोगे कि हाँ वाकई में ये जो भैया है ना, आप खुद बोलोगे कि ये जो भैया है ये वाकई में कुछ अच्छी चीज़ मुझे समझा रहे हैं। मैं उसके साथ साथ मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे पढ़ो या किसी से पढ़ो, किसी से पढ़ो बेटा। अगर आपको पास होना है, आपको एग्ज़ाम में आपको लेना है ना, तो बेटा आपको खुद से भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो उस सब चीज़ों के लिए ना मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता हूँ। ऐसे क्वेश्चन जो हमारे पिछले एग्जाम में आ चुके होते हैं और जिनके आने की संभावनाएं होती है, या जो हमारे कुछ अलग हटके क्वेश्चन होते हैं, वो सब मैं आपको लेकर आता हूँ। और उनके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रिक्स, उनके तरीके करने के, कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ।
इसलिए ये चैनल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, जिन बच्चों ने भी ना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, जो नए बच्चे हैं, वो इस वीडियो को लाइक करो, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के शेयर करना ना भूलो। ठीक है बच्चों, तो नमस्कार, मिलते हैं शाम को 4 बजे आपकी जीके की क्लास में। ओके, बाय।